अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सालिम अशरफ NS सीटेट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज मैं आपके सामने सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण सवालात जो आपके एग्ज़ाम के संबंध में बहुत ही ज़रूरी हैं उसको लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए बग़ैर किसी ताख़ीर के अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे सामने है कि प्राइमरी सतह पर आमोज़गारों का अंदाज़े क़द्र करते हुए ज़बान के उस्ताद को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। प्राइमरी सतह पर यानी प्राथमिक लेवल पर आमोज़गारों को यानी शिक्षार्थी को अंदाज़े क़द्र यानी मूल्यांकन। तो प्राइमरी सतह पर आमोज़गारों को का अंदाज़े क़द्र करते हुए ज़बान के उस्ताद को सबसे ज़्यादा तवज्जो, सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ पे देनी चाहिए? एक नंबर ऑप्शन है रिवायती हफ्तावारी जांच और रिपोर्ट कार्ड में उसके इंदिराज पे, है ना, कि फॉर्मल तरीके से जो हफ्तावारी वीकली टेस्ट होता है उस पर, और उसको जो रिपोर्ट कार्ड होता है पोर्टफोलियो वगैरह उसमें उसको नोट करने पर। दूसरा है पास या फेल करार देने में मदद करने वाली मियाद के आखिर में होने वाले इम्तिहान पर। मियाद कहते हैं फिक्स टाइम पे जो इम्तिहान लिया जाता है उसको मियाद कहते हैं, मुतय्यन टाइम में। तीसरा है कि आमोज़गारों की कारकर्दगी के बारे में मालूमात यकजा करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों के इस्तेमाल पर और उसे तलबा और उनके वालिदैन के साथ साझा करने पर। यानी 3 नंबर ऑप्शन ये कह रहा है कि आमोज़गारों की जो कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस है, उससे संबंधित जो मालूमात हैं, सूचना है, उसको हासिल करने के लिए आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इस्तेमाल करेंगे और उसे तलबा और उसके वालिदैन यानी अभिभावक के साथ साझा करेंगे, ये करेंगे। चौथा है कि तनव्वु कहते हैं विभिन्नता, डाइवर्सिटी। तनव्वु और ज़बान की मश्क यानी अभ्यास में इजाफे के लिए क्लास वर्क और होमवर्क के बाद असाइनमेंट देने पर। तो मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतरीन अमल जो होगा, प्रोसेस जो होगा, वो ये होगा कि आमोज़गार की कारकर्दगी के बारे में मालूमात यकजा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों के इस्तेमाल पर और उसे तलबा और उनके वालिदैन के साझा करने पर ज़ोर देना चाहिए। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन, 106 का 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने कि बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उनके पास एक या एक से ज़ायद ज़बान का इल्म होता है। एक से ज़ायद ज़बानों का इल्म बच्चे के लिए मुआविन होगा यानी सहायक होगा। यानी जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनके पास एक से ज़्यादा ज़बान का इल्म होता है, तो ये एक से ज़ायद ज़बान का इल्म उनको किस चीज़ में सहायक होगा? आसानी से दूसरी ज़बान और नया मजमून यानी विषय सीखने में। दूसरा है मुल्क की मुतनव्वे सकाफ़त और रिवायात को समझने में, कि हमारे मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ़ तहज़ीब है, संस्कृति है, सभ्यता है, उसको समझने में। तीसरा हसास होने में यानी एक्टिव होने में, और दूसरे तलबा से बुग़्ज़ न रखने में, दुश्मनी न रखने में। और चौथा है ज़्यादा नंबर हासिल करने के लिए उन ज़बानों के रस्मुल ख़त यानी लिपि सीखने में। तो एक से ज़्यादा जो ज़बानें होती हैं वो आसानी से दूसरी ज़बान और नया मजमून सीखने में क्या होता है? मुआविन होता है यानी सहायक होता है। तो 1 नंबर ऑप्शन जो क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने कि तीसरी जमात का नोट्स बुक कहते हैं कि कॉपी को। नोट्स बुक किसको कहते हैं? कॉपी को। कॉपी वगैरह में देखते होंगे आपके लिखा रहता है नोटबुक, है ना, नोटबुक। तो तीसरी जमात का नोट्स बुक देखते हुए ज़बान के उस्ताद को कुछ गलतियां नज़र आती हैं और वो महसूस करता है कि यानी कॉपी बच्चों का देखने के बाद कुछ गलतियां नज़र आती हैं, तो वो क्या महसूस करेंगे? गलतियां बच्चों की कॉपी में देखने के बाद वो क्या महसूस करेंगे?
बच्चे गलतियां लापरवाही की वजह से करते हैं, ये महसूस करेंगे। दूसरा है कि बच्चे गलतियां करते हैं और दोहराते हैं क्योंकि उन्हें सज़ा नहीं दी जाती है, उनको पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। तीसरा, बच्चों की गलतियां फितरी हैं यानी स्वाभाविक है, नेचुरल है, और उनकी आमोजिश यानी अधिगम का इशारिया है यानी हिस्सा है। चौथा है कि उस्ताद की हैसियत से इस तरह की गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए यानी इग्नोर करना चाहिए क्योंकि आमोजिश में उनकी कोई अहमियत यानी उसका कोई महत्व नहीं होती है। तो दोस्तों, 3 जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि बच्चों की गलतियां फितरी हैं और उनकी आमोजिश का इशारिया हैं यानी हिस्सा है। चलिए, 109 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि वाइगोस्की के मुताबिक बच्चे हमजोली कहते हैं संग साथी, तो हमजोलियों के साथ समाजी तामुल यानी सामाजिक अंतःक्रिया सोशल इंटरेक्शन के ज़रिए सीखते हैं। ज़बान के उस्ताद की हैसियत से आपको चाहिए कि वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे हमजोलियों के साथ संग साथी के साथ समाजी तामुल यानी सोशल इंटरेक्शन के ज़रिए सीखते हैं। तो एक उस्ताद होने के नाते आपको क्या करना है, इनकी थ्योरी के पस मंज़र में, इनकी थ्योरी को ध्यान में रखते हुए वाइगोस्की को आपको क्या करना चाहिए, अपने सबक का मंसूबा इस तरह बनाएं कि तलबा अकेले बैठकर काम करें और क्लास में बातचीत और तामुल से एहतराज़ करें यानी बचे। यानी आपको ऐसा जो है मंसूबा बनाना चाहिए कि बच्चे अकेले बैठ के अपना अपना काम करें और एक दूसरे से बातचीत करने से बचें। दूसरा, तामुल से बचने के लिए यानी बातचीत करने से बच्चों को बचाने के लिए सबक का मंसूबा इस तरह बनाएं कि जिसमें खेल कूद और बहस मुबासा यानी डिस्कशन शामिल ना हो। तीसरा है कि क्लास में नज़्म नस्क कहते हैं डिसिप्लिन, अनुशासन। क्लास में नज़्म नस्क बनाए रखने के लिए हौसला अफजाई यानी मोटिवेशन, प्रेरणा, इनाम यानी रिवार्ड, सज़ा वगैरह का नज़्म हो। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों कि ग्रुप और दो की जोड़ियों में काम करने का नज़्म करें यानी प्रबंध करें ताकि वो हमजोलियों से तामुल कर सके, बातचीत कर सके। तो वाइगोस्की की थ्योरी के पस मंज़र में जो है ये 4 नंबर जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि ग्रुप और दो की जोड़ियों में काम करने का नज़्म करें, प्रबंध करें ताकि वो हमजोलियों से तामुल कर सके, बातचीत कर सके और सीख सके। तो 109 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों कि हिंदुस्तानी क्लासरूम कसीर लिसानी होते हैं। कसीर लिसानी का मतलब है बहुभाषी होते हैं। कसीर लिसानियत की सियाक में दर्ज झेल में से कौन प्राइमरी सतह के कसीर लिसानी क्लासरूम के बारे में सबसे मौजू है यानी सबसे मुनासिब है। यानी बहुभाषिकता के बारे में सबसे मौजू या सबसे मुनासिब बात कौन है। उस्ताद को आमोजगारों की ज़बान को नज़रअंदाज करते हुए स्कूल की ज़बान पर तवज्जो देनी चाहिए। यानी जो बच्चे की ज़बान है उसको हम इग्नोर कर देंगे, उसको नज़रअंदाज कर देंगे, है ना, उसको अलग थलग रख देंगे। दूसरा है कि घर की या मादरी ज़बान का इस्तेमाल सिर्फ घर पर करना चाहिए, स्कूल में नहीं। चलिए, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, तीसरा ऑप्शन ये है कि हिंदुस्तान को यक लिसानी स्कूल होना चाहिए यानी एक भाषा बोलने वाले स्कूल होने चाहिए और आमोजगारों का दाखिला उनकी पसंद की ज़बान में होना चाहिए। दाखिला का मतलब एडमिशन। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि उस्ताद को तलबा की हौसला अफजाई करनी चाहिए यानी उनको मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो अपनी ज़बान में अपनी माफ़ी ज़मीर को यानी अभिव्यक्ति को का इजहार कर सकें, प्रदर्शन कर सकें और अपने नज़रियात यानी विचार की कदर कर सकें, उसको वैल्यू उसके वैल्यूबल बता सकें, वैल्यूबल। तो क्या होगा दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि उस्ताद को तलबा की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो अपनी ज़बान में अपने माफ़ी ज़मीर का इजहार करें और अपने नज़रियात की कदर करें। ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि उस ज़बान के उस्ताद को ऐसा काम देना चाहिए जो जोड़ों या ग्रुप में किया जा सके। क्योंकि यानी ऐसा काम क्यों देना चाहिए कि जो जोड़ों और ग्रुप में किया जा सके। तलबा साथ में मिलकर काम जल्द ख़त्म कर देंगे इस वजह से। दूसरा, ये उस्ताद के काम को कम कर देंगे क्योंकि इनफरादी तवज्जो ग्रुप मुशाहदे से मुश्किल है। या ग्रुप में काम इसलिए देंगे कि बच्चे क्या करेंगे, काम को जल्द कर लेंगे, क्योंकि अलग अलग बच्चे पे ध्यान देना इससे आसान है कि ग्रुप पे ध्यान देना, है ना। 2-3 ग्रुप बना दिए और उन ग्रुपों पे ध्यान दे दिए तो ये आसान काम है।
तीसरा है कि इस तरह के बामाना काम से तलबा एक दूसरे से सीखते और ताउन करते हैं, कि जब हम बच्चों को ग्रुप में बनाते हैं तो बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। चौथा है कि ये तलबा में ज़्यादा नंबर हासिल करने के मुसाबकती जज्बे यानी प्रतिस्पर्धात्मक जो भाव होता है उसकी हौसला अफजाई करता है, उसको क्या करता है, मोटिवेट करता है। तो क्या चीज़ इसके बारे में सही है? तो इसके बारे में जो 3 नंबर ऑप्शन ये सही है कि इस तरह के बामाना काम से तलबा एक दूसरे से सीखते और ताउन करते हैं, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने कि उस्ताद ने क्लास में देखा कि एक बच्चे को ज़बान पढ़ने और समझने में परेशानी हो रही है। किस चीज़ में परेशानी हो रही है? पढ़ने में और समझने में। ये खाली जगह किसकी अलामत हो सकती है? तो ये जो पढ़ने और समझने में जो है दुश्वारी है, ये किसकी अलामत है? डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया। तो ये 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि ये डिसलेक्सिया की अलामत है। इसलिए कि पढ़ने और समझने की जो परेशानी होती है हम उसको क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने 113 नंबर कि प्राइमरी सतह पर अंदाज़े कद्र यानी मूल्यांकन, प्राइमरी सतह पर अंदाज़े कद्र यानी मूल्यांकन करने के बारे में कौन सा बयान, कौन सा कथन दुरुस्त है यानी सही है? हर मियाद के इख्तिताम पर अंदाज़े कद्र होना चाहिए। मियाद मैंने अभी आपको बताया कि एक वक्त मुतय्यन कि 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना फिक्स कर लिया जाए। तो हर मियाद के इख्तिताम पे यानी उसके ख़त्म होने पर मूल्यांकन होना चाहिए। दूसरा है कि अंदाज़े कद्र को रियासती अमल पर मबनी होना चाहिए, यानी जो अंदाज़े कद्र है, मूल्यांकन है, ये राज्य सरकारों का काम होना चाहिए और राज्य सरकार को मरकज़ी सतह पर यानी केंद्र सरकार की सतह पर काम करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अंदाज़े कद्र को रियासती अमल पर मबनी होना चाहिए, यानी राज्य सरकार की गतिविधियों में शामिल होना चाहिए, और रियासत को यानी राज्य सरकार को मरकज़ी सतह पर यानी केंद्र स्तर पर इसे अंजाम देना चाहिए, इसको करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कि अंदाज़े कद्र को स्कूल पर मबनी होना चाहिए, यानी स्कूल आधारित होना चाहिए और उसे तदरीस व आमोजिश का दाखिली हिस्सा होना चाहिए और उसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है वो उसका आंतरिक भाग होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों हमारे सामने कि साल में सिर्फ एक बार अंदाज़े कद्र होना चाहिए। तो दोस्तों 113 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन जो है 1 नंबर हो जाएगा कि अंदाज़े कद्र को स्कूल पर मबनी होना चाहिए और उसे तदरीस व आमोजिश का दाखिली हिस्सा यानी आंतरिक भाग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मैंने कई वीडियोज़ में आपको ये बता दिया कि चूँकि पूरे राज्य के अंदर या पूरे देश के अंदर अगर एक सिलेबस होता है तो हर बच्चे कि हर जगह के बच्चे का लेवल अलग अलग होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को सही रास्ते पे लाने के लिए, उनको उस लेवल पे लाने के लिए टाइम लगता है। तो स्कूल पे आधारित जब मूल्यांकन होगा तो टीचरों को क्या होगा, मूल्यांकन करने में आसानी होगी और बच्चों का लेवल सही पता चल पाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों कि आपके मुताबिक दर्ज झेल में से कौन ज़बान के क्लासरूम का सबसे मुस्तनद मवाद है? मुस्तनद मवाद यानी परमाणिक विषय वस्तु है। तो सबसे परमाणिक विषय वस्तु कौन है? दरसी किताब यानी पाठ्य पुस्तक, वर्क बुक, अखबार, मुआविन दरसी किताब। तो दोस्तों 114 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सीटेट ने जो सीटेट का जो ऑफिशियल आंसर की है उसने 3 नंबर ऑप्शन जो है अखबार उसको सही माना है और उसकी वजह ये बताई है कि चूंकि अखबार दरसी किताबों के अंदर क्या होता है कि दरसी किताबों के अंदर जो कहानियाँ होती हैं या जो नज़में होती हैं वो काल्पनिक होती हैं, लेकिन पेपर के अंदर, अखबार के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो काल्पनिक नहीं होती है, वो वास्तविक होती हैं। इसलिए अखबार को उन्होंने मुस्तनद जो है क्या माना है, मवाद माना है, परमाणिक विषय वस्तु माना है ना। हालांकि हम लोग ये जानते हैं कि दरसी किताब जो है ये क्या होता है, मुस्तनद मवाद होता है, लेकिन सीटेट ने इसकी वजह ये बताई है कि मुस्तनद मवाद अखबार है, पेपर है, क्योंकि पेपर के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी न्यूज़ होती हैं वो क्या होती है, वास्तविक होती है, वह काल्पनिक नहीं होती है। इसलिए मुस्तनद मवाद जो है अखबार हो जाएगा सीटेट के ऑफिशियल आंसर की के अनुसार। 114 का 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों। 115 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ज़बान की आमोजिश के लिए मवाद की तैयारी के उसूलों में से एक,
यानी जब हम ज़बान की आमोजिश के लिए मवाद को तैयार कर रहे हैं, विषय वस्तु को तैयार कर रहे हैं, जब बच्चे की आमोजिश के लिए, भाषा अधिगम के लिए, तो हमको क्या चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। उसके बहुत सारे उसूल हैं, बहुत सारे नियम हैं, तो उसमें से किस एक नियम को ध्यान देना चाहिए। उम्र के हर ज़ुमरे के लिए पेचीदा मवाद का इंतखाब करना चाहिए। यानी हमारी कक्षा में जिस भी उम्र के बच्चे हैं, हर एक के तबक़े के अनुसार जो है मुश्किल अल्फाज का, मुश्किल मवाद का चयन करना चाहिए। दूसरा करा है कि मवाद की दुरुस्त दर्जाबंदी होनी चाहिए, कि जो मवाद है, जो हमारा विषय वस्तु है, वो बच्चों की उम्र को ध्यान में रखते हुए, बच्चों के मानसिक क्षमता जो है उनको ध्यान में रखते हुए, बच्चे के शारीरिक क्षमता जो इनको ध्यान में रखते, यानी तमाम पहलुओं को ध्यान में रख के जो है मवाद की तैयारी होनी चाहिए। तीसरा है कि किसी भी तरह के मवाद का इंतखाब किया जा सकता है, यानी किसी भी तरह की विषय वस्तु का चयन किया जा सकता है, इसमें किसी तरह की कोई सोचने और समझने की बात नहीं है। चौथा है कि मवाद को मुख्तसर महदूद होना चाहिए, है ना, उसको शॉर्ट होना चाहिए और उसको लिमिट होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। तो दोस्तों, ज़बान की आमोजिश के मवाद की तैयारी के उसूलों में से एक अहम उसूल ये है कि जो मवाद है वो क्या हो, मवाद की दुरुस्त दर्जाबंदी होनी चाहिए। यानी उसमें बच्चों की उम्र का, बच्चों के मानसिक क्षमता का, बच्चे के शारीरिक क्षमता का, बच्चे के सीखने की गति का, बच्चे की भाषा का, तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए क्या होना चाहिए कि विषय वस्तु का चयन करना चाहिए, उसको तैयार करना चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों कि जबान का इक्तिसाब होता है। जबान का इक्तिसाब का मतलब होता है भाषा अर्जन, भाषा अर्जन। तो जबान का इक्तिसाब होता है जब बच्चे को कवायद के उसूल पढ़ाए जाएं, यानी भाषा अर्जन तब होता है जब बच्चे को जो व्याकरण के नियम है वो पढ़ाया जाए। दूसरा है बच्चे को जजा या सजा दी जाए, यानी उसको पनिशमेंट दिया जाए या रिवार्ड दिया जाए। तीसरा है बच्चे को जबान से रूबरू होने का मौका मिले, यानी जबान से बच्चों को आमने सामने होने का अवसर मिले। और चौथा है दोस्तों, बच्चा बगैर शऊरी तवज्जो के ज़बान को सीखता है, यानी बच्चा जो है बगैर किसी तरह के कोई ध्यान दिए बगैर उस सब कॉन्शियस तौर पे क्या करता है, वो भाषा को सीखता है। दोस्तों, आप लोगों का ज़हन जो है वो 3 नंबर ऑप्शन की तरफ गया होगा कि ज़बान का इक्तिसाब तो तब होगा जब बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा जो भाषा से जो है रूबरू होने का, आमने सामने होने का मौका मिलेगा। लेकिन सीटेट ने यहाँ पे भी जो है इस ऑप्शन में भी जो है सीटेट ने जो है चौथे ऑप्शन को लिया है कि बच्चा बगैर शऊरी तवज्जो के ज़बान को सीखता है। ये बात सही है, बिल्कुल ये बात सही है। थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है जो ये कह रहा है कि बच्चे को ज़बान से रूबरू होने का मौका मिले, तो ये भाषा अधिगम यानी ज़बान के आमोजिश के लिए अहम पहलू है ना। जो भाषा अधिगम होता है उसके लिए ये पॉइंट है, महत्वपूर्ण है। लेकिन ज़बान का जो अर्जन होता है जिसमें किसी तरह की कोई नियम को सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो वहाँ पे जो बच्चा भाषा सीखता है वो गैर शऊरी तौर पे सीखता है ना, सब नॉन कॉन्शियस तौर पे सीखता है। वहाँ पे वो क्या होता है, शऊरी नहीं होता है, बल्कि वो समाज में रहते और वो न चाह के भी वो चीज़ों को क्या करता है, सीखता हुआ चला जाता है। तो ये 4 नंबर ऑप्शन जो है सीटेट के अनुसार जो है ये सही हो जाएगा और सही है, ये सही भी है ना। इसको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। 117 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि जबान की पैदावारी महारतें हैं, है ना। जबान की 2 महारतें होती, 4 महारतें हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन चार महारतों को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक होती है पैदावारी महारतें और दूसरी होती है वसूली महारतें, है ना। वसूलियाबी महारतें जिसको भी कहते हैं, वसूलियाबी भी महारतें कहते हैं या वसूली महारतें कहते हैं। तो पढ़ना और लिखना, दूसरा है पढ़ना और सुनना, तीसरा बोलना और लिखना, चौथा है बोलना और सुनना। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि बोलना और लिखना जो है ये क्या है, पैदावारी महारत है। पैदावारी महारत उसको कहते हैं कि जिसमें व्यक्ति अपने विचार को, अपने थॉट को क्या करे, दूसरों के सामने प्रस्तुत करे। तो हम बोलकर और लिखकर अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो इसीलिए इसको तख्लीकी महारत कहते हैं, इसको पैदावारी महारत कहते हैं। और सुनकर और पढ़ के हम दूसरे के विचार को ग्रहण करते हैं, इसीलिए इसको हुसूलियाबी महारत कहते हैं या वसूली महारत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। 118 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने
कि बच्चों की ऐसी सरगर्मियों से तरगीब होती है जिनकी, यानी बच्चों को ऐसी सरगर्मियों से दिलचस्पी होती है जिनकी मंसूबा साजी यानी प्लानिंग बड़ों ने की है, मंसूबा साजी बच्चों ने की है, जो उनके लिए बामाना हो यानी उसके काम का हो, और चौथा है जो उस्ताद के लिए बामाना हो। तो बच्चों की ऐसी सरगर्मियों से तरगीब होती है जिनकी जो उनके लिए बामाना हो, उनके काम का हो, उनके मकसद का हो, उसमें बच्चों की दिलचस्पी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जू लेसानी बच्चे एक जबान बोलते हैं। जू लेसानी मतलब द्विभाषी है ना, कि जो बच्चे 2 भाषा को जानते हैं, है ना। जू लेसानी बच्चे एक जबान बोलते वक्त अक्सर दूसरे जबान के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसे क्या कहते हैं, कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, कफीर लिसानियत, महारत की सतह। तो ये चीज़ मैंने बताया है आपको पिछले वीडियो में, आप वहाँ पे जाके फिर से देख लीजिए। उसको कोड स्विचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोड स्विचिंग कहते हैं। कोड स्विचिंग कहते हैं कि जिसमें जैसे हम बोलते बोलते क्या करते हैं कि मैंने कहा कि मैं क्लासरूम जा रहा हूँ, तो क्लासरूम जा रहा हूँ, तो क्लासरूम जो है वो क्या इंग्लिश शब्द है, तो क्लासरूम जो है क्या, इस जुमले को हम कहेंगे इसमें कोड स्विचिंग हुआ कि बाकी जो एक लफ्ज़ है इसमें इंग्लिश है, बाकी क्या है उर्दू का है। या अगर हम बोले कि कमरे में आई एम गोइंग टू स्कूल, है ना, इसलिए कि मुझे वहाँ पे कुछ कागजात लेने हैं, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, आई एम गोइंग टू स्कूल एक जुमला हो गया जो पूरा इंग्लिश में हो गया, इसलिए कि मुझे वहाँ पे कागजात लेने हैं, तो ये क्या हो गया, उर्दू हो गया। तो इसको कहते हैं कोड मिक्सिंग कहते हैं कि एक जुमला इंग्लिश का हो, दूसरा दूसरी ज़बान का हो, या कोई भी अलग अलग ज़बानों के जुमले हों, तो उसको कोड मिक्सिंग कहते हैं। और कोड स्विचिंग कहते हैं कि पूरे जुमले के अंदर 1-2 लफ्ज़ जो है आप दूसरी ज़बान की घुसा दें, तो जिसको हम कहते हैं कोड स्विचिंग। 120 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है कि बच्चों की आमोजिश के अंदाज़े कद्र में मुस्तामल स्कोरिंग कार्ड, है ना, कि बच्चों का जब अंदाज़े कद्र करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो उसमें स्कोरिंग कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है ना। उसको क्या कहा जाता है, रूब्रिक्स, चेक लिस्ट, इन्वेंटोरीज, रेटिंग स्केल। तो दोस्तों उसको रूब्रिक्स कहा जाता है। तो बहुत कम वक्त में और आसानी के साथ आपने इन तमाम चीज़ों को सीखा। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है, अगर आप वीडियो नए हैं इस चैनल पर, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पुराने हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, कमेंट कीजिए और अपनी राय मुझे दीजिए। शुक्रिया।